हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 32। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द कलेक्टेड टर्म फॉर दोज वर्क्स ड्यूरिंग एन ऑथर्स यूथ यूज ऑफ द टर्म कॉमनली implies that the fault of such writings are to be excused as the product of immaturity or lack of experience। तो देखिए, इसके लिए जो टर्म प्रयोग की जाती है वो है आपकी जुवेनिलिया, और जुवेनिलिया का अर्थ होता है द वेरी फर्स्ट वर्क ऑफ द राइटर, जिसमें इमेच्योरिटी होती है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो राइटर का जो वेरी फर्स्ट वर्क होता है, शुरुआती वर्क जो होते हैं उनको जुवेनिलिया बोलते हैं। और जुवेनिलियन एक प्रकार का सटायर होता है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है राइटर का जो लास्ट वर्क होता है वो स्वान सॉन्ग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एन इंसल्टिंग रिटन अटैक अपॉन अ रियल पर्सन इन वर्स और प्रोज। तो देखिए, यहाँ पर जो दिए गए हैं ये सभी प्रकार के सटायर हैं, यूजुअली इन्वॉल्विंग कैरिकेचर एंड रिडिक्यूल। तो जिस सटायर में कैरिकेचर और रिडिक्यूल प्रयोग किया जाता है, कैरिकेचर का मतलब होता है एक प्रकार का कार्टून टाइप का, तो इसको हम लैम्पून बोलते हैं। लैम्पून वो सटायर होता है जिसमें कैरिकेचर और रिडिक्यूल किया जाता है, जबकि सरकाज़्म जो होता है वो डायरेक्ट आलोचना होती है, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म होता है। और जुवेनियल या जुवेनियल जो सटायर होता है वो एक आयरोनिकल क्रिटिसिज्म होती है, इसमें घुमा फिरा कर पूछ कहा जाता है। और सरकाज़्म डायरेक्ट होता है, और लैम्पून जो होता है वो कैरिकेचर की तरह होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lyrical narrative poem written in octosyllabic couplets that often deals with tales of adventure and romance by medieval French writers in later 12th and the 13th century। तो 12th और 13th सेंचुरी की जो पोइम है और जिसमें टेल्स ऑफ एडवेंचर और रोमांस दर्शाया जाता है वो है आपकी ले। पोइम का नाम है ले। और बैलेड तो जानते हैं कि जिसमें स्टोरी जो है वो वर्स फॉर्म में होती है। और विलेनेले भी फ्रेंच पोइम है, और ये जो है 19 लाइन्स की पोइम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोइट्री एक्सप्रेसेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोइट। तो देखिए, जो पर्सनल थॉट और पोइट की फीलिंग दर्शाई जाती हैं वो आपकी लिरिकल पोइट्री होती है, और वो आपका लिरिक होता है। ऑप्शन ए है। सोनेट के बारे में जानते हैं, 14th लाइन की पोइम होती है। एपिक महाकाव्य जो महान व्यक्तियों के बारे में लिखा जाता है। और ओड जो है आपकी सीरियस पोइम ऑफ एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the type of poetry which expresses intense personal emotions in a manner suggestive or a song of a song। तो जो आपके इंटेंस पर्सनल इमोशंस को दर्शाती है उसके बारे में पढ़ा है आपके कि वो आपकी लिरिक पोइट्री होती है। क्या होती है वो आपकी लिरिक पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक। तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, लिरिक के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें सारी क्वालिटीज़ दर्शाई गई हैं, बताना कौन सी नहीं है। अ लिरिक इज अ टिपिकली अ शॉर्ट सिंपल पोइम दैट एक्सप्रेसेस द पर्सनल इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द पोइट कंसिस्टिंग ऑफ द अटरेंस बाई ए सिंगल स्पीकर। ये बिल्कुल लिरिक के बारे में सही कहा गया है। तो लिरिक एक शॉर्ट पोइम होती है जो राइटर के पर्सनल इमोशंस को
एक्सप्रेसेस करती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है अ लिरिक डील्स विद अ सिंगल इमोशन विच इज टिपिकली स्टेटेड इन वेरी फर्स्ट लाइन, ये भी सही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द लिरिक इज इट्स म्यूजिकल क्वालिटी, हाँ, क्योंकि लिरिक है तो जो एक लेयर आता था वाद्य यंत्र उस पर ये बजाते थे, तो ये भी सही है। तो ये ऑल ऑफ द अबव हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी लिरिक की हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है द टर्म मेलाप्रोपिज्म इज टेकन फ्रॉम, ये टर्म जो है मेलाप्रोपिज्म कहाँ से ली गई है? आपके ऑप्शंस हैं रिचर्ड ब्रेंसले शेरिडन, यानी शेरिडन की एक कॉमेडी है द राइवल, इससे लिया गया है, और शेरिडन की एक कॉमेडी है द स्कूल फॉर स्कैंडल, इससे लिया गया है, या हार्डिस नॉवल रिटर्न ऑफ द नेटिव से लिया गया है, या डैनियल डिफो की मॉल फ्लैंडर्स है उससे लिया गया है। तो देखिए मेलाप्रोपिज्म एक करेक्टर है और फीमेल करेक्टर है, और ये करेक्टर है आपके शेरिडन की कॉमेडी द राइवल से। तो आपका ऑप्शन ए है, राइवल से ये मेलाप्रोपिज्म जो टर्म है वो ली गई है। लेकिन ये टर्म है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। करें इसमें तो ऑप्शन ए है, और टर्म देखिए क्या है। देखिए मेलाप्रोपिज्म जो टर्म है ड्राइव्स फ्रॉम मेलाप्रोप इन रिचर्ड ब्रेंसले शेरिडन्स कॉमेडी द राइवल। तो जो मिस मेलाप्रोप हैं वो इस आपके कॉमेडी में लेडी करेक्टर हैं, यानी फीमेल करेक्टर हैं, हु इन अटेम्प्ट्स डिस्प्लेज द कॉपियस वोकैबुलरी said such thing as a arrogancy of learning, या he is the very pineapple of politeness। तो ये क्या करती हैं, ये कॉस्पियस वोकैबुलरी का यूज करती हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा में जो वोकैबुलरी है उसको एक शब्द का दूसरा शब्द जो मिलता जुलता शब्द है उसको प्रयोग करती हैं। देखिए कैसे प्रयोग करती हैं, यहाँ पर देखिए द प्रोजेंसी ऑफ लर्निंग। तो जो प्रोगेंसी ऑफ लर्निंग है ये क्या है? देखिए प्रोगेंसी शब्द का अर्थ होता है कि बच्चे होना या किसी कह सकते हैं या प्रजनन करना। तो प्रोगेंसी ऑफ लर्निंग यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि वह विलक्षण बुद्धि वाली है, यानी विलक्षण उसमें प्रतिभा है सीखने की। तो यहाँ प्रोगेंसी शब्द ना हो करके शब्द होना चाहिए प्रोडिगी। तो प्रोडिगी का अर्थ होता है विलक्षण बुद्धि वाले, ये शब्द होना चाहिए तो सही होता। जिस प्रकार आपने देखा होगा भाभी जी घर पर हैं, वो जानबूझकर गलत शब्द प्रयोग करती हैं तो बाद में कहती है सही पकड़े हैं, तो ये उसी प्रकार के शब्द हैं। और लास्ट में है ही इज़ द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। तो पाइनएप्पल का मतलब भाई आप जानते हैं पाइनएप्पल फ्रूट होता है, लेकिन हम पाइनएप्पल ना कह करके यहाँ पर जो शब्द होना चाहिए वो है पैनाकल। तो पैनाकल मतलब होता है शिखर पर, तो वह अपनी विनम्रता के पोलाइटनेस के शिखर पर है, ये कहना चाहती हैं। तो इस शब्द के लिए उन्होंने पाइनएप्पल प्रयोग किया है। तो इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग है वो है मेलाप्रोपिज्म। यहीं से इसी करेक्टर से इन शब्दों को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। द elaborate form of court entertainment that combined poetic drama, music, song, dance, splendid costuming and stage spectacle is, क्या कहलाता है ये टर्म? तो देखिए जिसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, कॉस्ट्यूम है, तो ये सब चीज़ आती है आपके मास्क में, क्योंकि 17वीं सेंचुरी में इसी मास्क का उदय हुआ था। हालांकि मास्क तो पहले भी 16वीं सेंचुरी में भी प्रयोग हुए थे। तो ये आपका जो टर्म है ये आपकी मास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मास्क वॉज इनॉग्रेटेड इन रेनेसा पीरियड इन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मास्क जो है इनॉग्रेटेड रेनेसा पीरियड में होता है और किस कंट्री में होता है, इटली, इंग्लैंड, रोम या फ्रांस। तो ये मास्क का जो उदय होता है, इनॉग्रेट होता है, वो आपका इटली में होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ई ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेक्सपियर प्ले डज नॉट हैव मास्क विद इन इट। देखिए शेक्सपियर ने अपने लगभग 4 प्ले में मास्क का प्रयोग किया है। टेम्पेस्ट में मास्क का प्रयोग किया गया है, रोमियो एंड जूलियट में मास्क का प्रयोग है, हेनरियथ में मास्क का प्रयोग है, और बाद में जो बाद में जो लास्ट में विवाह होता है मिड समर नाइट ड्रीम में, तो वहाँ पर भी यानी कि जो आप मिड समर नाइट ड्रीम है आपका प्ले शेक्सपियर का, उसमें भी मास्क का प्रयोग हुआ है, लेकिन एज यू लाइक इट में मास्क का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें डी है। तो टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट, हेनरियथ और मिड समर नाइट ड्रीम, इसमें मास्क का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलोड्रामा वॉज मोस्ट पॉपुलर इन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेलोड्रामा जो आप पॉपुलर थे वो आपके 19वीं सेंचुरी में पॉपुलर थे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिटरेरी डिवाइस। तो देखिए लिटरेरी डिवाइस जो होती है आपकी, जैसे पोइटिक डिवाइस है और ड्रामेटिक डिवाइस है, तो आपके अलेग्री लिटरेरी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अपनी लिटरेचर को आगे बढ़ाते हैं। अलिट्रेशन है, ड्रामेटिक आयरोनी है, लेकिन ये सब किसी ड्रामा के प्लॉट में प्रयोग होती है। प्लॉट जो है एक ड्रामेटिक का पार्ट है, लेकिन ड्रामेटिक डिवाइस नहीं है। तो आपका ऑप्शन है इसमें डी, प्लॉट। अ हेक्सामीटर इज अ लाइन ऑफ 6 iambic फीट, इट इज आल्सो कॉल्ड। देखिए 6 iambic फीट मतलब 12 सिलेबल, तो उसको हम अलेक्जेंड्रियन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अलेक्जेंड्रियन। नेक्स्ट है अ कॉन्स्पिक्यूअस एलिमेंट सच एज अ टाइप ऑफ इंसिडेंट, डिवाइस, रेफरेंस और फार्मूला। इस प्रकार का एक विशिष्ट एलिमेंट होते हैं विच ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर इज कॉल्ड। तो ऐसे को हम बोलते हैं मोटिव। तो ये आपके क्या होते हैं, मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें एक मोटिव का प्रयोग है, अ फेरी लेडी इज अ मोटिव एडॉप्टेड फ्रॉम फॉकलोर इन ला बेले डैम सेंस मर्सी, कॉमन इन लिरिक पोइम्स। तो ला बेले डैम सेंस मर्सी में जॉन कीट्स ने एक प्रकार का मोटिव प्रयोग किया गया है। तो वो मोटिव कौन सा है, यूबिसेंट मोटिव है, लेट मोटिव है, या कार्पे डियम मोटिव है, या नन ऑफ दीज। तो ये आपको बताना है। तो यह है आपका यूबिसेंट मोटिव, यानी कि यूबिसेंट मोटिव का मतलब है वेयर आर फॉर्मूला, ये होता है यूबिसेंट मोटिव। कि इसमें देखा होगा आपने, पढ़ी होगी पोइम, तो एक लेडीज जो है के बारे में बताता है नाइट, तो वो नाइट इधर उधर भटकता रहता है, तो उसके भटकने का कारण पूछा जाता है, उसको वेयर आर फार्मूला बोलते हैं। और सारे प्रकार के जो हमने मोटिव लिए हैं वो नीचे हैं, देखिए कौन सा है। देखिए यूबिसेंट मोटिव होता है, ये होता है आपका वेयर आर फार्मूला। देखिए लेट मोटिव होता है अ गाइडिंग मोटिव, जैसे फ्रीक्वेंट रिपीटेशन होता है, जैसे बहुत सी फिल्मों में सुना होगा एक गाना होता है चले आओ चले आओ। तो इस प्रकार का जो पूरी मूवी में बजता रहता है, तो वो एक ये आपको बताता है कि क्या होने वाला या क्या उसका मोटिव है। और कार्पे डियम मोटिव होता है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, यानी कि इसका मतलब है कि आप सही समय पर सही प्रयोग करें, भरपूर समय का प्रयोग करें।
ये फिर से आ गया, एन अलेक्जेंड्रियन इज अ बर्स लाइन इन। तो अलेक्जेंड्रो जो बर्स लाइन होती है, आप अभी पढ़ा था 12 सिलेबल में होती है और 6 फीट में होती है। और ये आपके 6 फीट का मतलब हेक्सामीटर होगा, और ये आयम्बिक होता है, तो एन आयम्बिक हेक्सामीटर होती है, पेंटामीटर नहीं होती। तो आपका ऑप्शन है ए, आयम्बिक हेक्सामीटर। क्वेश्चन है, अगला है, ये हो गया, एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ। लेकिन जो आयम्बस होता है उसमें क्या शामिल होता है? देखिए, आयम्बिक जो मीटर होता है, आयम्बस उसी से बना है। आयम्बिक का मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी अनएक्सेंटेड होती है, फर्स्ट सिलेबल, और जो सेकंड सिलेबल होता है दूसरा, वो आपका एक्सेंटेड होता है। तो अनएक्सेंटेड फॉलोड बाय एक्सेंटेड सिलेबल इज कॉल्ड आयम्बस मीटर। तो आयम्बस मीटर आपका मोनोमीटर जो है आपका डायमीटर हो सकता है, ट्राईमीटर या टेट्रामीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आयम्बस का मतलब होता है अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड सिलेबल। तो आपका ऑप्शन ए है इसमें। और एक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय अनएक्सेंटेड, ये बाकी नहीं है। ब्लैंक वर्स क्या है? तो देखिए, ब्लैंक वर्स में पहले समझिए वर्स क्या है। तो वर्स में मतलब होता है रिदम होती है। क्या होती है? रिदम। और राइम होती है बाद में, लाइंस के लास्ट में जो है राइम मिले। राइम और रिदम जब मिलती है तो एक पोइम होती है। लेकिन ब्लैंक वर्स में रिदम तो होती है लेकिन राइम नहीं होती। तो राइम आयम्बिक पेंटामीटर नहीं होता क्योंकि राइम्ड होती नहीं है। तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। और डेक्टाइलिक ट्राईमीटर ये सब बाकी नहीं होते। विलियम शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिकेशन पोइम। तो आप जानते हैं 2 पोइम इन्होंने एक साथ पब्लिश कर, नहीं तो 2 पोइम आती हैं, एक 93 एक 94 में। तो 1593 में जो पोइम पब्लिश होती है जिसको कहते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ माई सक्सेस, तो वो होती है आपकी वीनस और एडोनिस। जबकि उसी के बाद रेप ऑफ लुक्री लिखी जाती है। दोनों पोइम साथ साथ के हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है वीनस एंड एडोनिस। इसी को कहते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ माई सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द शेक्सपियर्स फर्स्ट परफॉर्म प्ले। तो देखिए, विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट परफॉर्म प्ले आता है वो आता है हेनरी 6 पार्ट 2। हालांकि लिखा मेरे हिसाब से पार्ट फर्स्ट है, लेकिन परफॉर्म्ड जो होता है वो 1592 में, 1592 में हेनरी 6 पार्ट 2 जो है ये परफॉर्म होता है। और इसी की परफॉर्मेंस के दौरान ही जो ग्रोथ वर्थ जो पंपलेट छपता है रॉबर्ट ग्रीने का, तो वो भी इसी दौरान छपता है, जिसके लिए ये फेमस हो जाते हैं। और शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइन एंड नो हीरो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, ये बात शेक्सपियर के प्लेज में केवल हीरोइंस हैं और कोई भी हीरो नहीं है। तो ये तो जो आपका कॉमेडी के बारे में कहा है, क्योंकि कॉमेडी में मैक्सिमम, कॉमेडी में जितनी भी कॉमेडी हैं उनमें जो ब्रिलियंसी दिखाई जाती है या जो स्टेज पर फ्रंट में रहती हैं वो हीरोइंस रहती हैं। तो उसी के लिए जॉन रस्किन कहते हैं इस बात को कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। तो ग्लोबल थिएटर गॉट फायर इन 1613, इन 1613 ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ। 1613 में ग्लोबल थिएटर में आग लग जाती है।
और 14 में उसको दोबारा खड़ा कर दिया जाता है 1 साल बाद। लेकिन उस समय किसकी परफॉर्मेंस हो रही थी? हेनरी सेकेंड, हेनरी ईयर्थ, द टेम्पेस्ट या जूलियस सीजर? तो ये प्ले था हेनरी ईयर्थ। क्या था? हेनरी ईयर्थ। तो इसी के फर्स्ट एक्ट के दौरान ही आग लग जाती है और जो आती है आपकी मसाल, जिसको टॉर्च बोलते हैं, उससे जो है आग लग जाती है। यही कारण था, दैट्स वाई हेनरी ईयर्थ जो है आपका इनकम्प्लीट प्ले कहलाता है। तो ड्यूरिंग द फेटफुल परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी ईयर्थ ऑन 29 जून 13, इसके बारे में लिखा है, द कैनन अनाउंसिंग एन अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द किंग, सॉरी कैनन से आग लगी थी, एट द एंड ऑफ द एक्ट फर्स्ट सेट फायर टू द थैश्ड रूफ, विद इन एन आवर द ग्लोब बर्न टू द ग्राउंड। तो ये इसका मेन कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक? कौन कहता है? ऑप्शंस हैं आपके, डॉक्टर जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन या जॉन ड्राइडन। तो ये बात कही है स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, ये आपकी बेन जॉनसन ने कही है। आप जानते हैं 1623 में 1623 में फर्स्ट फोलियो आता है, इसमें 36 प्ले जो हैं पब्लिश होते हैं, और इसी के लिए बेन जॉनसन जो है एक प्रीफेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रीफेस। और उसी प्रीफेस में जो पोइम है, जो प्रीफेस जो है वो एक प्रकार की पोइम है, और उसी में लिखते हैं स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। तो यह भी प्रश्न बनता है कि उसको फर्स्ट फोलियो को 1623 को प्रीफेस किसने दिया? तो प्रीफेस बेन जॉनसन ने दिया, और उसी प्रीफेस में ये लाइन्स हैं। हु हैज़ रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? देखिए, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है बच्चों की कहानियां हैं, और इसको चार्ल्स लैम्ब जो है आपको लिखते हैं। कौन लिखते हैं? चार्ल्स लैम्ब। विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक प्यूरिटन्स? तो किस प्ले में शेक्सपियर जो है प्यूरिटन्स पे अटैक करते हैं? ऑप्शंस हैं आपके, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम या द टेम्पेस्ट। तो एज यू नो, ये प्ले है आपका ट्वेल्थ नाइट। इसमें मॉलवोलियो पर अटैक करते हैं। मॉलवोलियो पर अटैक करने का मतलब है प्यूरिटन्स पे अटैक करने का। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी है इसमें। क्वेश्चन 26 है, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा गया है, ये आपकी वीनस और एडेनिस है, जो कि 1593 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट है, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। ही वॉज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट। तो क्या कहलाएगा ये? भाई एक अच्छा टीचर है तो पुअर स्टूडेंट कैसे हो सकता है? एक तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एंटीथीसिस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? तो जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है, ये आपको बताना है। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द लेट मास्कर ऑफ टाइडमोंट या इनर विजन, ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23। तो ये सब जॉन मिल्टन के हैं। बट द इनर विजन पोइम है, ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर? हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स, हेनरी सेवंथ, हेनरी एट्थ। तो आप जानते हैं कि हेनरी सेवंथ नाम का कोई भी प्ले विलियम शेक्सपियर का नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसमें सी बन जाता है। ये एक ऐसी कन्फ्यूजिंग के लिए है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु रेफर्स वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। तो वर्ड्सवर्थ के बारे में एवर एंड्यूरिंग मैन किसने कहा है? तो ये इनके फ्रेंड रहे हैं एस.टी. कॉलरिज, उन्होंने ही इनको एवर एंड्यूरिंग मैन कहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि मॉडर्न कॉमेडी जो है ये आपकी जॉन गॉल्सवर्दी का है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट वॉज ए फ्री एडेप्शन ऑफ। तो इसको ऑप्शन बता दे रहे हैं, ये है आपकी मीना चैमी जो कि प्लाटस की रचना है, ये इसकी फ्री एडेप्टेशन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एक्सप्लेन इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कर्व्ड मार्वल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजिडियन शेक्सपियर स्लीप एलोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप उनको नोट करके रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बेन जॉनसन, माइकल ड्रेटन, जॉन ड्राइडन या विलियम बेसे, किसने है? तो देखिए ये है आपके विलियम बेसे, और ये विलियम शेक्सपियर के समकालीन ही रहे हैं, कंटेम्प्रेरी रहे हैं, और ये इसी पोइम के कारण ही फेमस थे। और पोइम थी इनकी, जो सोनेट था एलिजी ऑन शेक्सपियर। तो ये इनकी पोइम है और सोनेट है, इसी के लिए फेमस है विलियम बेसे। और उसी सोनेट की ये लाइन्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं और पूरी सोनेट को नोट कर सकते हैं। ट्रिंकुलो इज ए जेस्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। देखिए ट्रिंकुलो जो है एक किंग का जेस्टर है, और ये है आपका टेम्पेस्ट में। तो टेम्पेस्ट में जो फर्डिनेंड किंग है उनका जेस्टर है ट्रिंकुलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की मेन थीम क्या है? तो टेम्पेस्ट जिस थीम पे लिखा गया है वो पहले रिवेंज, फिर फॉरगेटफुलनेस। तो रिवेंज और फॉरगेटफुलनेस यही टेम्पेस्ट की थीम है, क्योंकि पहले वो रिवेंज करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉस्पेरो जो है फॉरगेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर ये जो फॉरगेटफुलनेस है इसको फॉरगिवनेस कर लें आप, क्या करें? फॉरगिवनेस, ठीक है, बाई मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द प्ले द टेम्पेस्ट इंटरेस्टिंग। तो देखिए टेम्पेस्ट के बारे में आप इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए। इट टेक्स प्लेस ऑल इन वन डे। तो जितनी भी घटनाएं टेम्पेस्ट में दिखाई गई हैं वो सब एक ही दिन में ऑकर होती हैं। इट हैज़ म्यूजिक एंड मैजिक, म्यूजिक और मैजिक दोनों है, क्योंकि इसी प्ले में आपका एक ब्यूटीफुल मास्क भी है। तो ये सारे के कारण जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले बन जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इस प्ले की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विच ऑफ दीज प्ले बाई विलियम शेक्सपियर डोंट हैव मास्क इन इट। ये तो शायद ऊपर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार पढ़ ले रहे हैं। तो देखिए मैकबेथ में नहीं है, बाकी हेनरियट में भी है, टेम्पेस्ट में भी है, रोमियो जूलियट में है, और आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में भी है। विच वॉज शेक्सपियर्स फर्स्ट परफॉर्म प्ले, ये भी पढ़ चुके हैं, हेनरी VI पार्ट सेकेंड। विलियम वर्ड्सवर्थ डिड नॉट गिव द पोइम टाइटल टू द प्रिल्यूड, ही ओनली कॉल्ड इट पोइम टू कॉलरिज, देन हु गेव द टाइटल द प्रिल्यूड। तो विलियम शेक्सपियर की जो पोइम है जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश होती है, जिसको मैरी हचिंसन ही पब्लिश कराती हैं, तो उन्होंने
कभी भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइम को प्रिल्यूड नाम नहीं दिया। तो ये बताना है आपको प्रिल्यूड जो टाइटल है इसको किसने दिया। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये 3 ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं। डोरोथी भी दे सकती हैं, एसटी कॉलेज भी दे सकते हैं, मैरी हचिंसन। तो ये है उनकी वाइफ मैरी हचिंसन जिन्होंने प्रिल्यूड को द प्रिल्यूड टाइटल दिया। और वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को 1798 में बिगिन किया था और इसको अपने पूरे जीवन भर लिखते रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ नेवर गेव द प्रिल्यूड अ टाइटल बट कॉल्ड अ पोइम टू कॉलेज इन हिज लेटर टू। तो किसके लेटर में? तो उन्होंने जो लेटर लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो किसके लिए लिखा होगा? तो यहाँ पर फिर यही 1, 2, 3 ऑप्शन बनते हैं। हालांकि रेस्ले कॉवर्ड भी इनके फ्रेंड थे, उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो लेटर लिखा था वो डोरोथी के लिए लिखा था। मैरी हचिंसन यहाँ नहीं है। तो उस लेटर में इन्होंने पोइम टू कॉलेज प्रिल्यूड को कहा था। आपका ऑप्शन ए हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द प्रिल्यूड वॉज इंटेंडेड एज अ prologue to a long 3-part epic and philosophical poem of William Wordsworth। किसके लिए? तो देखिए एक्सकर्सन भी उसी पोइम का हिस्सा थी। ये पोइम थी आपकी रिक्ल्यूज। तो रिक्ल्यूज का जो 3rd पार्ट द एक्सकर्सन है यही कंप्लीट है और प्रिल्यूड इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो रिक्ल्यूज का ये आपका पार्ट है। तो आपका ऑप्शन ए है। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, बी, रिक्लूज, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ इज अ फिलोसफिकल पोइम, मेटाफिजिकल पोइम, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम और हिस्टोरिकल पोइम। तो प्रिल्यूड जो है आपकी किस प्रकार की पोइम है? तो देखिए प्रिल्यूड जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ठीक है, क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन प्रिल्यूड। देखिए 14 किताबें हैं उसमें। तो आपका ऑप्शन इसमें डी बैठता है, क्योंकि प्रिल्यूड में 14 बुक्स हैं और 13 बुक्स आपकी एक्सकर्सन में हैं। द अदर नेम ऑफ द प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड जो है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ये उसका दूसरा नाम है प्रिल्यूड का। और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड किसने कहा है, ये किसने ये नाम दिया है, ये आप सोच के बताना। द वर्ड प्रिल्यूड, द वर्ड, सॉरी वर्ड होगा, वर्ड नहीं है। द वर्ड प्रिल्यूड कम्स फ्रॉम, फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या रोमन वर्ड है? तो ये आपका फ्रेंच वर्ड है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड इज एड्रेस टू। तो देखिए ऊपर शायद आ चुका है ये कि प्रिल्यूड उन्होंने अपनी बहन डोरोथी के लिए लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने ये जो एड्रेस किया गया है कॉलेज के लिए गया है, क्योंकि ये पोइम टू कॉलेज है। और इसी प्रिल्यूड में कॉलेज, सॉरी एसटी कॉलेज के छोटे बच्चे के बारे में भी बताया गया है। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें बी है, ये एसटी कॉलेज को एड्रेस करके लिखी गई है। व्हेन वाज द पोइम द एक्सकर्सन पब्लिश्ड। तो एक्सकर्सन जो पब्लिश होती है वो 1813 में पब्लिश होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकर्सन। एक्सकर्सन का जो मीनिंग बैठता है वो है अ शॉर्ट जर्नी और ट्रिप। इसका अर्थ होता है एक छोटी सी यात्रा। तो आपका ऑप्शन ए है। द बुक एक्सकर्सन वॉज एड्रेस टू, ये पोइम किसको एड्रेस की गई है? तो देखिए 13 इसमें बुक हैं और 13 सॉलिलॉक की हैं।
और ये पोइम जो है एड्रेस की गई है वो विलियम पर्ल ऑफ लैंसडेल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज नॉट अमॉन्ग लूसीज पोइम सीरीज। देखिए, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन एंड हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रोडन बेस, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, ये सब लूसी पोइम्स हैं। और लूसी ग्रे टाइटल की जो पोइम है वो आपकी लूसी पोइम में नहीं है। फॉर द इमोर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्ट द डिक्लाइन ऑफ सेलेसियल पावर। देखिए, आपकी इमोर्टलिटी ओड है डिक्लाइन ऑफ सेलेसियल पावर पे लिखी गई है, और ये आपके मेटाफिजिकल पोइट रहे हैं हेनरी मॉर्गन। इनकी पोइम है द रिट्रीट। रिट्रीट जिसका मतलब लौटना होता है, और इसी पोइम से प्रभावित होकर के उन्होंने इमोर्टलिटी ओड लिखा है। वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर इन टेंटन एबे सीम्स टू डेवलप इन 3 stages. Finally, his love of nature developed to see a soul in every object of nature. The philosophy is called. देखिए, जब प्रत्येक ऑब्जेक्ट में यानी कण कण में हम ईश्वर के दर्शन करते हैं तो वो फिलॉसफी कहलाती है मिस्टिकल पैनिथिज्म। मिस्टिकल पैनिथिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लिव, दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज टू फिजिटिव। तो ये किस पोइम की लाइन है? ऑप्शंस हैं टिंटन एबे, इमोर्टलिटी ओड टू मिल्टन या द पील कैसल। तो ये आपकी इमोर्टलिटी ओड की लाइन है, तो आपका ऑप्शन है बी, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स। एम्बर्स का मतलब है कि हमारे जो यादों की जो राख है उसमें अभी भी इज समथिंग दैट डथ लिव, कुछ ऐसा है जो अभी भी जीवित है, यानी कि हमारी यादों में अभी भी कुछ बसा हुआ है। दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट इज सो फॉरगेटिव, फिर भी जो प्रकृति उसको याद रखती है, हालांकि उस बचपन को जो कि काफ़ी भगोड़ा है, ये बातें उसमें बताई गई हैं। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ लिविंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ये TGT 2005 में आया है। तो अपने डेथ के समय जो विलियम वर्ड्सवर्थ रह रहे थे वो रह रहे थे आपके रेडल माउंट में, ठीक है। और एल एलेग्रो मीन्स होता है हैप्पी मैन, और एल पेंसरसो का मतलब होता है मेलंकली मैन। तो किस लैंग्वेज के ये दोनों शब्द हैं आपको ये बताना है, इटालियन, फ्रेंच, रोमन और ग्रीक। तो ये आपके इटालियन शब्द हैं, ये ऑप्शन है आपका। इन विच सीजन डथ एल एलेग्रो टेक प्लेस, देखिए इसका मतलब होता है हैप्पी मैन, तो नेचुरल स्प्रिंग सीजन में होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जॉन मिल्टन, एल एलेग्रो एंड एल पेंसरसो आर कंपेनियन पोइम्स एंड आर बोथ रिटन इन, तो किस में लिखी गई हैं? आइमिक पेंटामीटर, आइमिक टेट्रामीटर कपलेट, हीरोइक कपलेट या शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये आपके आइमिक टेट्रामीटर कपलेट है जिसको 8 सिलेबल बोलते हैं, उसमें लिखी गई हैं। तो आपका ऑप्शन बी है। और इन कपलेट्स ऑफ आइमिक टेट्रामीटर जिसको 8 सिलेबल लाइन्स होती हैं। एल एलेग्रो इज अ बैलेड पास्टोरल पोइम या मास्क या सोनेट। तो देखिए ये एक पास्टोरल पोइम है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपकी एक पास्टोरल पोइम है।
तो इसका ऑप्शन आपका बी। इन द पोइम एलेग्रो द स्पीकर इन्वोक्स द गॉडेस ऑफ मिर्थ, जॉय, सीज, कौन सी है? यूफोरोसाइन, वीनस, लेटोना या अरोरा? तो ये आपकी यूफोरोसाइन है जो कि गॉडेस ऑफ मिर्थ है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है विच पोइम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन करेक्टर? ये प्रश्न आ चुका है शायद और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी ऑलमोस्ट एलिजाबेथन करेक्टर की और जॉयस पोइम है, तो ये है आपकी हॉर्टन पोइम्स। और हॉर्टन पोइम में ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी आपको। ऑप्शन सी हो गया आपका। विच ऑफ दिस इज द लास्ट मिल्टन्स हॉर्टन पोइम्स? देखिए हॉर्टन में वो 32 से लेकर के यानी कि 1632 से लेकर 1638 तक रहे थे। हॉर्टन इनका पैतृक गांव है, वहाँ रहे थे। और वहाँ पर लास्ट में जो पोइम लिखी गई थी 1637 में, वो थी आपकी लिसिडस। तो आपका ऑप्शन बी है लिसिडस। द हीरोइन ऑफ कॉमर्स इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ, किसका प्रतीक है? तो देखिए ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस का भी है। वैसे उसका जो शब्द शाब्दिक अर्थ प्रयोग हुआ है वो है प्यूरिटी एंड चेस्टिटी, जिसका मतलब है शुद्धता की प्रतीक है। तो आपका ऑप्शन बी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।